दो आईएएस इस साल काफी विख्यात है। एक के पाठक जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और दूसरे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद। 2023 अपने आप में काफी यादगार ऐतिहासिक साल रहा कि लगभग 4-5 महीनों में बिहार में लगभग 2 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली कर दी। स्कूली व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास वर्षों बाद जितने बड़े स्तर पर, जितने कड़ाई के साथ 2023 में शुरू किया गया, उतना पहले कभी नहीं। नीतीश कुमार के द्वारा वो काम किया गया 2023 में, जो कि 1977 के बाद, जेपी के बाद दूसरा नेता के द्वारा, शिक्षकों की, जो कि लगभग देखा जाए तो 5-7 सालों से लगातार रट लगाए हुए थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनका ये सपना अंततः 2023 में ही पूरा हुआ। तो उनके लिए भी काफी यादगार साल होगा। ये बड़ा फैसला का साल रहा, और ये फैसले ऐसे थे जो कि वर्षों से इस पर विवाद बना हुआ था, जिसका पटाक्षेप जो है 2023 में ही हुआ। और 2023 जो है वो के पाठक के द्वारा किए गए कड़ाई को लेकर याद किया जाएगा। जितने भी शिक्षक हैं अपने जीवन में हमेशा ही चर्चा करेंगे। 2023 का साल था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर, डीएलएड बीएड को लेकर। प्राथमिक विद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कह दिया गया, जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार का एक वर्षों का सपना था कि पूरे देश में कराई जाए, पूरे देश में तो नहीं हुआ, लेकिन जहां तक इनका जुरिडिक्शन था बिहार में, इन्होंने कराया। सबसे बड़ी पुलिस की बहाली और सबसे बड़ा पेपर, सरकार में नियोजन प्रथा चली आ रही थी, जो भ्रष्टाचार की प्रथा थी, लेट लट्टीवी वाला प्रथा थी, भाई भतीजावाद वाला प्रथा थी, उसे समाप्त किया गया। अब सेंट्रलाइज लाया गया है। तो ये एक अच्छा पहल था, लेकिन इसके कुछ प्रावधान थे जिसको लेकर शिक्षकों में काफी विरोध था, जिसको लेकर सड़कों पे भी। लेकिन बता दें कि इनकी संलिप्तता जो है एसके सिंघल की, इससे इनकार नहीं किया जाता। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। 2023 का आज आखिरी दिन है। 2023 अब खत्म होने वाला है और 2024 का आगाज होने। आशा करते हैं 2023 आपका अच्छा बीता होगा, 2024 आने वाला और आपका सुखमय होगा, और आपकी जो बुराइयां हैं वो 2023 के साथ वो भी खत्म हो जाए, और आपकी अच्छाइयां आपके 24-25 आपके कंटिन्यू आपके साथ रहे। आज हमने बिहार के लिए, जो बिहार के संदर्भ में 10 बड़ी घटनाएं, जो वो 10 को बड़ी घटनाएं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इसका तय करना आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन वो 10 घटनाएं का हम जिक्र करेंगे, और हमारे साथ हैं आदेश पुरी। ये बताएंगे कि ये घटनाएं कैसी थी, किस मायने में अच्छी थी, बुरी थी, ये सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो आदेश जी, सबसे बड़ी घटना है जातिगत जनगणना 2023 का। 2023 का हम 10 बड़ी यादगार घटनाओं पर हम चर्चा तो करेंगे। पहला घटना है जातिगत जनगणना, जो केंद्र भागते रही, केंद्र हाँ ना, बीजेपी भी हाँ ना, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिर तक उसको करवाया। बहुत कयास लगाया जा रहा था कि रिपोर्ट जारी नहीं हुआ, रिपोर्ट भी जारी किए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सच में नीतीश कुमार की तो इस मामले में जीत हुई है, क्योंकि 2011 का भी जब जनगणना हो रहा था देश में, आखिरी वही हुआ है, उस समय भी नीतीश कुमार ये बात उठा रहे थे कि जातियों की संख्या गिनी जाए, उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसका भी रिपोर्ट तैयार किया जाए। बिल्कुल। लेकिन ये चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो या वर्तमान की मोदी सरकार हो, इसको तवज्जो नहीं दे रही थी, और इसको लेकर अनेक समस्याओं की चर्चा कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार, आप देखे होंगे कि कैसे सर्वदलीय जो बैठक जो हुई इसको लेकर हुई, और सभी को लेकर जितने भी बिहार के दल हैं इन सबको लेकर वो प्रधानमंत्री तक से मिले। अंत में वहां से हरी झंडी नहीं मिली, बावजूद इसके 2023 में जातीय जनगणना कराया गया, और बिहार में जो जातियों की स्थिति है उसका रिपोर्ट भी पेश किया गया। बिल्कुल। और इस पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना था कि नहीं किया जाएगा, संभव ही नहीं है। सारा कुछ को दरकिनार करते हुए सरकार ने वास्तविक स्थिति को रखा। हालांकि जातियों की संख्या को लेकर विवाद भी हुआ, कितने नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये गलत है, मैनिपुलेटेड किया गया है, जानबूझ के जो है किसी जाति की संख्या बढ़ा दी गई है, घटा दी गई है। बावजूद इसके जातीय जनगणना, जो नीतीश कुमार का एक वर्षों का सपना था कि पूरे देश में कराई जाए, पूरे देश में तो नहीं हुआ, लेकिन जहां तक इनका जुरिडिक्शन था बिहार में, इन्होंने कराया। तो ये जो है 1931 के बाद, 1931 के बाद लगभग देखा जाए तो 100 सालों में पहली बार हुआ, तो बहुत जगह,
कर्नाटका में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, बिल्कुल, लेकिन वहाँ लेकिन पे उसका रिपोर्ट रिपोर्ट भी जारी कराया गया। 1 साल में ये काम करवा के इसको जनता के सामने रख दिया गया। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि और ऐतिहासिक कार्य 2023 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। आदेश जी, उसी के साथ अब हम बात करेंगे आरक्षण का दायरा, क्योंकि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जब आया उसके बाद आरक्षण का दायरा दोनों सदनों में पेश किया गया, पारित भी हुआ। तो आरक्षण के दायरा को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, आरक्षण को लेकर हमने पहले से भी कहा था कि जातीय जनगणना कराने के बाद एक ही चीज होगा। भले नीतीश कुमार उनकी दल के नेताओं के द्वारा ये कहा जाए कि हम सभी का वास्तविक स्थिति जान के उनके विकास करने में फायदा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये पहले से ही क्लियर था कि आप आरक्षण के दायरा को बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे प्रोग्राम तो चल रहे हैं बिहार में। किसके लिए प्रोग्राम नहीं चल रहा है? एक सवर्ण जाति को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए आयोग बना हुआ है, सबके लिए डेवलपमेंट चल रहा है। मुस्लिम में जो पिछड़े हुए हैं, फिर से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, फिर से शेड्यूल कास्ट ट्राइब जो भी हैं, सबके लिए तो योजनाएं चल रही हैं। सबका एक तरह से डाटा भी है। ये कहाँ ही गया था जब जातीय जनगणना हो रहा था कि फिर से 1990 की सुइयों को, घड़ी की सुई को 1990 में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसा ही जो है जातीय भावना को जागृत करके चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे इसमें जो जानकार हैं उनका कहना था कि आप जातियों की संख्या जानने के बाद कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण। और आप देख लें, 3-4 महीना हो गया पेश हुए, आरक्षण बढ़ाने के अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आरक्षण बढ़ाया गया और फिर से बिहार में 65% कर दिया गया। 10% देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का 75% आरक्षण हो गया। और इस बाकी का जो केंद्र की सेवाओं में इतना आरक्षण मिले, इसके लिए गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डाल दिया गया। बिल्कुल, मीन्स कहने का मतलब है कि बिहार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आरक्षण, जातीय मुद्दा जो है वो टॉप पर प्रायोरिटी बने, इसका प्रयास बिहार से किया गया है। तो यही आरक्षण का ये था। अगला हम बात करेंगे, आदेश जी कह सकते हैं कि 2023 बहाली का साल रहा, बहाली का वर्ष, उसमें भी शिक्षक के लिए। तो हम बात करेंगे नई शिक्षक नियमावली। नई शिक्षक नियमावली आया, कई परिवर्तन हुए, उसमें लोग छात्रों का आक्रोश भी देखने को मिला। कैसे देखते हैं आप? देखिए, 10 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा नई शिक्षक नियमावली रातों रात लाया गया। बिल्कुल, ऐसा नहीं था कि इसके लिए कोई बहुत लंबे समय से कोई आयोग नहीं बनाया, आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया गया हो जिसमें मेंबर हो और वो जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बात किए हो। एक तरह से थोपा गया ये नियमावली था और शिक्षक संघों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि अब जो भी शिक्षक बनेंगे वो परीक्षा के बाद बनेंगे, जो बीपीएससी लेगा, और जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो उनको बीपीएससी के जो जनरल परीक्षा है उनमें उनको शामिल होना पड़ेगा। और इसका जो है शिक्षक संघों के द्वारा विरोध किया गया। कहा गया कि भाई हम 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं और हमें कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा, फिर हमें जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप देखे होंगे टीआरई 1 जब हुआ तो उसमें शिक्षक संघों के द्वारा इस बहाली का विरोध किया गया। बिल्कुल, हाई कोर्ट तक मामला गया इसको लेकर। हालांकि हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन नई शिक्षक नियमावली जो है वो बिना तैयारी के, और जो नीतीश सरकार में नियोजन की प्रथा चली आ रही थी, जो भ्रष्टाचार की प्रथा थी, लेट लट्टीवी वाला प्रथा थी, भाई भतीजावाद वाला प्रथा थी, उसे अंततः 2023 में नीतीश सरकार को भी ये विश्वास हुआ कि जो हम 17 सालों से चला रहे थे वो भ्रष्ट, गैर टिकाऊ और बहुत लंबा जो है और झंझट वाला प्रोसेस है, उससे हमको निजात चाहिए। एक नई शिक्षक नियमावली चाहिए जिसमें एक संस्था द्वारा बहाली की जाए और क्लियर कट हो सारा बहाली। सेंट्रलाइज बहाली को लाया गया, पहले डिसेंट्रलाइज था। पहले क्या था? नगर पंचायत, नियोजन, नगर पंचायत, नगर निगम। बिल्कुल, वो जो है नगर निकाय के द्वारा शिक्षकों की बहाली का प्रथा को लाया गया था, उसे समाप्त किया गया, अब सेंट्रलाइज लाया गया है। तो ये एक अच्छा पहल था, लेकिन इसके कुछ प्रावधान थे जिसको लेकर शिक्षकों में काफी विरोध था, जिसको लेकर सड़कों पे भी उतरे, धरना प्रदर्शन भी हुआ। बाद में उस समस्या का कुछ हद तक निदान किया गया।
चलिए तो उसी में हम बात कर लेंगे। आपने बोला कि आपने एक संस्था को देकर बहाली करवाया, तो शिक्षक बहाली करीब करीब 2 लाख शिक्षकों की बहाली की गई, और जो मतलब कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ी बहाली। तो उस पे बात करेंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली किया गया उसको आप कैसे। देखिए, लगभग बीपीएससी के द्वारा 3,93,000 शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी नोटिफिकेशन किया जारी गया। है। पहले चरण में 1,71,000, दूसरे चरण में 1,22,000। तो दो लगभग मोटा मोटी देख ले, अगर वो जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और ये सब का जो है वो सब देख ले, तो लगभग 4 लाख शिक्षकों के बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। और सबसे बड़ी बात, 2023 अपने आप में काफी यादगार ऐतिहासिक साल रहा कि लगभग 4-5 महीनों में बिहार में लगभग 2 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली कर दी गई। इतना बड़ा बहाली जो है, और नोटिफिकेशन के रूप में देखें तो लगभग 4 लाख के आसपास, और अगर बहाली के रूप में देखें तो 2-2.25 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली जो है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना ज्यादा और इतना जल्दी, इतना जटिल परीक्षा को बीपीएससी के द्वारा संपन्न करा लिया गया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और बीपीएससी काफी जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने जटिल और झंझट वाले परीक्षा को उन्होंने बिना किसी केस मुकदमे को सॉल्व किया। ये सही बड़ी बात ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और बिहार सरकार की भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि उन्होंने इच्छा शक्ति अपनी दिखाई, और जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि हम बिहार के युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी देंगे, उसके दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। और इसके साथ साथ मैं शिक्षक बहाली के इसमें ही मैं चर्चा कर दूं, ऐतिहासिक इसलिए भी रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर, डीएलएड बीएड को लेकर। प्राथमिक विद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड योग्यताधारी ही योग्य हैं, न कि बीएड वाले। लाखों लाख छात्र जो है इस परीक्षा से बाहर हो गए, जो परीक्षा दे भी दिए थे लेकिन उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ये भी ऐतिहासिक था, क्योंकि ये कई सालों से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में इसका फैसला आया। फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया, एनआईओएस, यानी कि 24 महीने का जो किए हुए हैं वही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं, न कि 18 महीने किए हुए। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा फैसला का साल रहा, और ये फैसले ऐसे थे जो कि वर्षों से इस पर विवाद बना हुआ था, जिसका पटाक्षेप जो है 2023 में ही हुआ। चलिए तो अगला जो है ये और बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग थी। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा। हाँ, ये बहुत बड़ा एक फैसला था, बहुत दिन से इसका मांग। हाँ, लगभग 2012-13 से जो है इसकी मांग उठने लगी थी। जब पहला एसटीटी का परीक्षा के बाद जब बहाली हुई, नियोजन हुआ, उसके बाद से ही शिक्षक जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा मांगने लगे। कारण ये था कि उनसे सारे कार्य करवाए जा रहे थे एक सरकारी कर्मचारी के, लेकिन जब भी कोई सुविधा देना होता था तो सरकार कहती थी ये तो नियोजित है, ये हमारे परमानेंट कर्मचारी नहीं है, सरकारी राज्यकर्मी इन्हें नहीं मिला हुआ है। तो शिक्षक जो थे वो लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन, स्कूल में तालेबंदी, सब कुछ हड़ताल, सब कुछ चल रहा था। 2020 में हुआ, फिर से हर एक साल चल रहा था। लेकिन 2023 में नई शिक्षक नियमावली आई, जिसमें भी पहले राज्यकर्मी को लेकर कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन शिक्षकों का इतना दबाव बढ़ा कि अंत में सरकार को आकर देखा जाए तो अभी अंतिम जो कैबिनेट हुआ उसमें सरकार ने कह ही दिया कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा, कुछ शर्तें हैं, सक्षमता परीक्षा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं कि मामूली सा परीक्षा होगा, उसको देकर आपको राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मांग था। लगभग 4.25 लाख अलग अलग संख्या बताई जाती है शिक्षकों की, जो कि लगभग देखा जाए तो 5-7 सालों से लगातार रट लगाए हुए थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उनका ये सपना अंततः 2023 में ही पूरा हुआ, तो उनके लिए भी काफी यादगार साल होगा। वो भी बताएंगे, वो अपने जीवन में याद रखेंगे कि 2023 में ही हमें सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर हामी भरी थी। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ। अब अगला जो है ये भी अपने आप में यादगार है, और जहां तक मुझे याद है कि बिहार के पुलिस इतिहास में सबसे बड़ी बहाली बिहार पुलिस का, जो 21,391 पद के, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। इसको कैसे आप देखिए, बिहार 26 दिसंबर 2022 को कैबिनेट के द्वारा यह कहा गया कि बिहार में 70,000 के आसपास जो है पुलिस की बहालियां होंगी, जो कि नई बहालियां होंगी।
और बता दें आपको इसको लेकर जून जुलाई के समय में नोटिफिकेशन जारी हुआ कि बिहार के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा कांस्टेबल की बहाली, सिपाही वर्ग जो संवर्ग होता है उसकी बहाली 21,391 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। और मेरे ख्याल से अभी तक का रिकॉर्ड कैंडिडेट का भी संख्या होगा ये 2023 में लगभग 28 लाख के आसपास कैंडिडेट ने इस फॉर्म भरा था इसको लेकर। और 3 दिनों में दो दो पालियों में यानी कि कुल 6 पालियों में परीक्षा होना था, लेकिन 1 अक्टूबर को दोनों पाली के जो आंसर हैं वो वायरल हो गए। अभी तक इतना बड़ा किसी भी परीक्षा को लेकर इतना बड़ा मात्रा में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। 74 एफआईआर दर्ज हुआ था। 2 दर्जन से अधिक जिलों में ऐसे मामले हुए थे और न जाने कितने सॉल्वर गैंग, सेटिंग करने वाले गैंग पकड़े गए। 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये अपने आप में एक इतिहास है कि भाई सबसे बड़ी पुलिस की बहाली और सबसे बड़ा पेपर जो कि 74 एफआईआर, समझ रहे हैं। बिल्कुल। किसी मामले में हमने पुलिस अधिकारियों से बात की कि आपने एक मामले को लेकर 74 एफआईआर सुने हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, मैंने अपने नहीं देखा। ये इतिहास बना है कि एक परीक्षा के पेपर लीक में 74 एफआईआर दर्ज हो, 150 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो परीक्षा के दौरान, मतलब कि 12 से 24 घंटे के दौरान 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो सीएसबीसी है उसके द्वारा इनकार किया गया और अंततः इसे कैंसिल किया गया। और यह भी बताएं कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को इसकी जांच की जिम्मा दिया गया और अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा अभी तक का सबसे बड़ा इसके लेकर एसआईटी का गठन किया गया। इतना बड़ा एसआईटी अभी तक गठन नहीं किया गया था। और कार्रवाई भी हम चर्चा करेंगे, हो सकता है कहीं अगला आपका टॉपिक हो। नहीं, बिल्कुल उसी में हम पूछना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हुआ। उसके बाद सीएसबीसी के जो अध्यक्ष थे उनको एसके सिंघल जी को हटाया गया। हालांकि ये औपचारिक इसका नहीं कि क्यों हटाया गया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक पेपर लीक के कारण ही हटाया गया। और जो खबरें निकल के आती हैं, बड़े पत्रकार जो कहते हैं कि शुरुआती तो ये पता चला कि ये वैसे प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन छापने के लिए दिए थे जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड था। अच्छा, उनको दिए हुए थे। शुरुआती इतना ही तक निकला है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में आया है। बात अंदर का क्या बात है वो तो यूओयू बताएगी जब अपने जांच रिपोर्ट देंगे। लेकिन बता दें कि इनकी संलिप्तता जो है एसके सिंघल की, इससे इनकार नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, छात्र चीख चीख के कह रहे हैं कि एसके सिंघल साहब जिम्मेदार थे। वो परीक्षा के समय आपको याद होगा छात्र नेता दिलीप ये लोग जो है वो एसके सिंघल के हटाने की बात मांग कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ 2023 का कि किसी आयोग के अध्यक्ष को समय से पहले हटा दिया गया और दबे जुबान में मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले पेपर लीक के कारण बना उसका है। चलिए, तो हम लोग भर्ती की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा देश जी कैसे बोलते थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जब से एसीएस के पाठक बने हैं, आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, मतलब हर जगह खुशहाली है कि भाई शिक्षा, मतलब शिक्षक के तो रगड़ के रख दिया। ऐसा चर्चा है कि भाई जो आते थे आराम से लेट लेते भी ताला लगाते थे और चल जाते थे। अब वो लोग के एकदम ऊ कमान कैसे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो आईएएस इस साल काफी विख्यात रहे। एक के पाठक जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और दूसरे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद। ये इन दोनों आईएएस का नाम आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हर एक घर से कोई ना कोई शिक्षक का कैंडिडेट बना है। और बीपीएससी के द्वारा ऐसा परीक्षा लिया गया, इतना कड़ाई के साथ, इतना नियमों के साथ, इतना ईमानदारी से लिया गया, छात्र हित को ध्यान में रखते लिया गया, सख्ती भी दिखाई गई और उदारता भी दिखाई गई, जिसके कारण अतुल प्रसाद फेमस हुए और के पाठक कुछ ज्यादा फेमस हुए। क्योंकि कारण ये रहा क्योंकि शिक्षक स्कूली व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास वर्षों बाद जितने बड़े स्तर पर, जितने कड़ाई के साथ 2023 में शुरू किया गया, उतना पहले कभी नहीं शुरू किया गया था। मेरे होश में भी नहीं था, आपके होश में भी नहीं होगा कि इतना कड़ाई के साथ कि स्कूल में शिक्षकों का जो है वो आने का टाइम, जाने का टाइम, कितना क्लास ले रहे हैं, कितना निरीक्षण करना है, उनको अपने स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहना है, 9 से 5 टाइमिंग कर दिया गया। मतलब कि वो सारा प्रयास किया गया जिससे स्कूली व्यवस्था जो है वो पटरी पर आए। फिर से ये भी कह दिया गया, नियम बना दिया गया कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोई कोचिंग नहीं चलेगा। हालांकि इसको बाद में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, लेकिन
ऐसे प्रयास किए गए कि पहले कभी नहीं हुए थे। अब शिक्षक जाएंगे या शिक्षा विभाग के कर्मचारी जाएंगे, जो छात्र 15 दिनों से नहीं आ रहे हैं उनके घर पर पूछने के लिए कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। लाखों लाख संख्या में छात्रों के नाम काटे गए। इतना खौफ रहा और इतना चेकिंग रहा कि जो शिक्षक महीना में एक दिन मुंह दिखाने के लिए स्कूल में जाते थे, वो अभी एक दिन बाहर नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। वो स्कूल में बैठे हुए हैं कि नहीं भाई, कभी भी जांच आ सकता है, कभी भी ये हो सकता है। तो इतना सख्ती बरता गया है कि जिसके कारण बिहार के शिक्षक जो हैं वो अब डर से कहें, नौकरी के कारण कहें, लेकिन ये है कि स्कूल में अब जाइएगा तो बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं, पढ़ाई भी चल रहा है। तो के पाठक के आने के बाद से जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक जो कहा जाता है ना कि जिसको इग्नोर किया जा रहा था, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर लाया गया। और 2023 जो है वो के पाठक के द्वारा किए गए कड़ाई को लेकर याद किया जाएगा। जितने भी शिक्षक हैं अपने जीवन में हमेशा चर्चा करेंगे 2023 का साल था, के पाठक जी थे, इस तरह होता था, उस तरह इस तरह में सुनते नहीं हम लोग भी कि 1970 में ये हुआ, इमरजेंसी के समय वो हुआ वो हुआ। तो उसी तरह चर्चा होगा शिक्षा को लेकर। जो भी शिक्षक होंगे या उनके परिवार के, वो 2023 को नहीं भूलेंगे। नए शिक्षक जो होंगे वो दोनों आए इसका हाँ, दोनों 23 का कि भाई जितना जल्दी से बहाली हो गया जो कि कभी सोचे नहीं थे, और दूसरा के पाठक को याद करेंगे कितना सख्ती से हाँ, सख्ती से जितना जल्दी ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और सब कुछ का ट्रेनिंग, मिड करियर ट्रेनिंग भी कराया गया सभी टीचरों का। तो ये यादगार एक 2023 तो था के पाठक के कारण। अब हम थोड़ा पॉलिटिकल ले लेते हैं। 2023 में तो सबसे बड़ा गठबंधन जो कि इंडिया गठबंधन, हालांकि उसका नाम तो पटना में नहीं रखा, लेकिन उसकी पहली बैठक जो हुआ वो पटना में ही हुआ, और जिसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लोग जेपी तक कह लेने लगे। तो इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या? देखिए, नीतीश कुमार के द्वारा वो काम किया गया 2023 में जो कि 1977 के बाद जेपी के बाद दूसरा नेता के द्वारा नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जितना विपक्ष है उन सभी को एक मेज पर लाना। 1977 में जेपी के ही नेतृत्व में सारे विपक्ष एक मेज पर आए थे और 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। वैसा ही प्रयास दूसरी बार पूरे देश में फिर एक बिहारी के द्वारा किया गया, जेपी के चेला के द्वारा किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पहले ये कहा जाता था कि कभी हो ही नहीं सकता है, तराजू में मेढक तोलने की बातें कही जाती थी, कभी आ ही नहीं सकते हैं, इसमें ऐसे ऐसे दल हैं जो कि एक दूसरे के दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है, वो कैसे आ सकते हैं एक मेज पर। लेकिन आए ममता बनर्जी, कांग्रेस, लेफ्ट, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे दल जो है 26 या 27 दल पटना में बैठे। और देखिए इसकी 3-4 बैठक हो गई। अब जो है प्रधानमंत्री का एक तरह से नाम का भी, चेहरा का भी हो गया ये। तो जो बैठक 1977 के बाद जो एक विपक्षी एकता जो है पिछले अभी तक देखा जाए तो 40-50 साल में कभी नहीं हुआ था, नामुमकिन लगता था, 2023 में बिहार ने उसे करके दिखा दिया कि नहीं, बिहार कर सकता है। और ये जो है एक बहुत बड़ा, अगर इंडिया अलायंस अंत तक कायम रहता है, 2024 का चुनाव लड़ता है, तो 77 के बाद उदाहरण 2023 का बिहार के इसी प्रयास को मिलेगा और इसमें नीतीश कुमार का नाम याद रखा जाएगा। अब अगला बात करते हैं हम आदेश जी, ये आपको जो सौगात जो केंद्र के द्वारा दिया गया बिहार को, उसमें दो हैं। एक 2 वंदे भारत ट्रेन बिहार को दिया गया, और दूसरा जो दीघा, सोनपुर दीघा 6 लेन। देखिए, बिहार वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मोदी सरकार का एक नया, जो पहले क्या होता था, पहले कोई बोगी को जोड़ के नया ट्रेन बना देता था लोग, लेकिन एक नए तरह का ट्रेन देने का शुरुआत 2-3 साल पहले वंदे भारत, तेजस, ये सब की शुरुआत हुआ। 2 वंदे भारत ट्रेन जो कि अपने आप में काफी अलग, सुंदर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, विदेशी कहें तो एक स्टाइल में बना, जो 2 बिहार को दिया गया। एक पटना से रांची और एक पटना से हावड़ा। अलग बात है कि इसका फेयर बहुत ज्यादा है, अलग बात है कि ये मैक्सिमम खाली जाता है। बहुत लोग तो ऐसा आरोप लगता है कि ये पूंजीवादियों का ट्रेन है, पूंजीपतियों का ट्रेन है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेयर है। हम लोग भी सोचते हैं कि भाई उससे अच्छा है कि उसी समय जनशताब्दी चलता है उसको पकड़ ले, लेकिन बावजूद इसके जो एक नवीन रेलवे प्रणाली में बिहार जुड़ा, नवीन जो रेलवे रैक होते हैं, बोगी होते हैं, ट्रेन होता है, उससे बिहार जुड़ा और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार को मिला।
जो कि अत्याधुनिक बिहार देश के लिए ट्रेन मानी जाती है, उसमें बिहार में झोली में 2 ट्रेन पड़ा। ये एक बिहार के लिए ऐतिहासिक यादगार साल रहा कि 2023 में ही ये हमें मिला। फिर से सोनपुर दीघा जो 6 लेन अभी कुछ दिन पहले ही से केंद्र की हम मंजूरी रेल की बात कर रहे हैं आदेश जी, तो एक रेल और जो कल दिया गया अमृत, ये हाँ अमृत भारत करके, जो अमृत भारत जो आपका कि अयोध्या से दरभंगा से आनंद विहार वाया अयोध्या जाएगी, वो जाएगी। तो और लेकिन 1 जनवरी से शुरुआत हुई, घोषणा उसकी कल हुई, अंतिम समय में हुआ। तो कहें तो मॉडर्न रेलवे जो प्रणाली है उसमें बिहार को मिला, कम ही मिला है, लेकिन 2023 में ही शुरुआत उसका होगा। इसके लिए यादगार रहेगा। फिर से दीघा सोनपुर 6 लेन जो सड़क है वो पास हुआ है, और अगर ये बन जाएगा तो समझिए कि नॉर्थ बिहार और पटना आना जाना एकदम कहा जाए तो बहुत ही आसान। खैर आसान तो अभी ही हो गया है कि गांधी सेतु का दोनों लेन चालू हो गया है, अब जाम की समस्या नहीं है। लेकिन जो 6 लेन मिला है, इससे जो नॉर्थ बिहार का जो इलाका है, पश्चिम चंपारण बगहा ये सब जो है, वहां से एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता जो है साफ हो जाएगा। यानी कि पटना से अन्य जिलों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का जो संकल्पना है वो नॉर्थ बिहार के अंदर इसकी शुरुआत हो सकती है। अगर 6 लेन बनेगा तो ऑटोमेटिक है, उसके बाद एक्सप्रेसवे भी बिहार सरकार पास जरूर करेगी। तो 2023 उसके लिए भी यादगार रहा। ये एक बड़ा पुल गंगा नदी पर, हालांकि 2023 इसलिए भी याद रहेगा कि गंगा नदी पर ही बना हुआ पुल टूट गिर गया। बिल्कुल, जो सुल्तानगंज में पुल था वो हवा के झोंके पर ही गिर गया, वो अपने आप बड़बड़ा के गिर गया वो। तो इसके लिए भी याद रखा जाएगा कि बिहार में गंगा नदी पर ऐसे पुल बने, 1700 करोड़ का पुल, जो कि बिना किसी कारण के ही बड़बड़ा के गिर गया। तो ये निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी है कि 6 लेन का सड़क बिहार को मिला है, सड़क पुल। चलिए अंतिम 10वां है और इस पे हम बात करेंगे 2 समिट, एक G20 समिट जो पटना में भी हुआ, और दूसरा ये ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2023। बड़े बड़े नामों का चर्चा हुआ, उसको कैसे? देखिए G20 भारत को पहली बार इसका मेजबानी करने का मौका मिला, पटना को भी मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये उतना हाईलाइट नहीं हो सका, क्योंकि उसी समय इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकता की बैठक का प्रयास पटना में चल रहा था। कुछ जानकार कहते हैं कि G20 पटना में फेमस ना हो, इसके लिए यह प्रयास किया गया था, क्योंकि ये सीधे जो है केंद्र सरकार को इसका उपलब्धि का श्रेय मिलता। जो भी हो, लेकिन बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन करने का मौका मिला। दूसरा आपको बता दें कि बिजनेस समिट जो था अभी 13-14 दिसंबर को किया गया, और बिहार में अडानी जैसे कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया, 50,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ, और बहुत सारी चीज हुई जिसका बिहार को लंबे समय से इंतजार था। आखिर हमेशा हम लोग चर्चा करते थे ना कि भाई बिहार में कोई निवेश करने क्यों नहीं आता है। बिहार में विपक्षी दल भी लगाते हैं आरोप कि एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। लेकिन 2023 में इसकी शुरुआत हुई कि बिहार में बड़े बड़े उद्योग या निवेश हो सकता है, और इसको लेकर जो है, जो देश के पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उसका काफी पॉजिटिव रुझान रहा। और सरकार भी को भी अब लगने लगा है कि निवेश के लिए बिहार को तैयार करना पड़ेगा, बिजनेस समिट कराने पड़ेंगे। और इस बिजनेस समिट से ही पता चला कि देश के जो बड़े उद्योगपति हैं वो बिहार आने के लिए कितना लालायित हैं, कि उन्होंने 50,000 करोड़ का निवेश भी कर दिया इसमें। तो ये सब जो है उपलब्धियां 2023 में यादगार रहेंगी, जिसको लेकर वर्षों तक चर्चा चलेगा, जिसको लोगों के जहन में ये बात रहेंगी कि 2023 ऐसा साल था जिसमें ऐसे ऐसे काम किए गए जो कि देखा जाए तो पिछले 10 सालों में हुआ, और आगे 10 सालों तक भी इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा। अमृतेश ने 10 चुना कि ये 2023 का जो है ये माइलस्टोन हो सकते हैं, जो कि आगे 10, 20, 25 सालों तक याद रखे जाएं, लोगों के दिलो दिमाग में ये चीजें रहे। 10 अमृतेश ने चुना, मुझे भी लगा ये 10 काफी इंपॉर्टेंट था। आपको क्या लगता है कि 2023 में क्या फैसला या क्या वैसा नियम कानून या घटना हुआ जो कि वर्षों तक याद रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और अमृतेश को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने 10 पॉइंट ढूंढ के लाए जो कि 2023 के लिए माइलस्टोन बनेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये रिपोर्ट, जरूर इस पर आप कमेंट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।